बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सेल्स टैक्स आज थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता रहा हूँ कौन कौन से एरियाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से रेगुलरली पेपर आ रहा होता है। दो ही चीज़ें हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। जो बच्चा ये दो चीज़ें करके जाएगा पेपर में, वो कंफर्म इंशाल्लाह पास होगा। रट्टा इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक एरियाज में रट्टे की जरूरत होती है। बच्चा रट्टे को सर पे सवार कर लेता है और फिर बाद में कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता। आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, एंड पे आप कहते मुझे किताब नहीं याद हुई। सर आपको आता ही नहीं था, आपको समझ ही नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक है और जिस बच्चे की प्रैक्टिस ठीक है, वो बच्चा पेपर निकाल लेता है, चाहे उसको ना भी याद हो। तो याद तो बहुत लिमिटेड एरिया आपने करना है। मैंने व्हाट टू क्रैम के नाम से वीडियोस बनाई हुई हैं। वो वीडियोस आप देखें, आपको पता चले कि एक चैप्टर में लिमिटेड जगह हैं जो जिसको आपने क्रैम करना, लेकिन समझनी हर चीज है। और पेपर में अक्सर और बेशतर सवाल आ ही इस तरह रहे होते हैं कि अगर आपकी समझ ठीक है तो आप वो कर लेंगे। यहां पर भी मेरा फोकस यही है। अब सेल्स टैक्स में थ्योरेटिकली जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी अक्सर कॉन्सेप्ट ही टेस्ट हो रहा होता है। ये सप्लाई होगी या नहीं होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं। बात तो ये, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर तो वो आपसे पूछे जी कंपनी की डेफिनेशन, वो आपसे पूछे फॉर एग्जांपल पर्सन की डेफिनेशन, तो ये तो वो 7 पॉइंट है जिसको 9 पॉइंट है जिसको याद किए बगैर गुजारा नहीं है। यस, ऐसी चीजें भी हैं, लेकिन ये पिछली 3 से 4 अटेम्प्ट में कभी भी 15% से ज्यादा नहीं पूछी। तो 15% पेपर जो है ना वो आपके पास या फेल का फैसला नहीं कर सकता। ये तो असल में वो 80-85% पेपर है जो ये डिटरमिन करेगा कि आपने क्या परफॉर्म किया। और वो 80-85% पेपर कॉन्सेप्ट होगा, जिसको कॉन्सेप्चुअली जो बच्चा अच्छा होगा और जिसने प्रैक्टिस की होगी वो ये पेपर निकाल लेगा। सिंपल अप्रोच ही है। सर, सेल्स टैक्स की बात करने लगा हूँ। सेल्स टैक्स चैप्टर नंबर 17 से शुरू करूँगा और आज हम थ्योरेटिकल पार्ट इसका करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट होंगे सारे जिसको आपको ग्रैब करना होगा। सबसे पहली बात है, सेल्स टैक्स के नाम से तो लगता है कि सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पे लगता है, लेकिन सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पर नहीं लगता। सेल्स टैक्स इंपोर्ट पे भी लगता है, सेल्स टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट पे भी लगता है, सेल्स टैक्स प्रोडक्शन पे भी लगता है, सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है, सेल्स टैक्स कंजम्पशन पे भी लगता है। तो सेल्स टैक्स इन सारी चीज़ों पर लागू होता है। एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सर, extent and applicability of sales tax act 1990। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कहां पर लागू होगा? पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा। सेल्स टैक्स से मुराद क्या है? हर वो टैक्स जो कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक लागू होता है उसे सेल्स टैक्स कहते हैं। नाम जो भी हो, टैक्स हो, एडिशनल टैक्स हो, डिफॉल्ट सरचार्ज हो, फाइन हो, पेनल्टी हो, फी इम्पोज, एनी अदर पेबल, कुछ भी हो, वो सेल्स टैक्स कहलाए। टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई जिस पे टैक्स लगना है वो टैक्सेबल सप्लाई है। मैं आपको 5 बुनियादी बातें बताने लगा हूं। बस ये 5 बातें आपको पता होंगी तो आप सेल्स टैक्स को समझ सकते हैं, उसके अलावा आप सेल्स टैक्स को समझ ही नहीं सकते। सबसे पहली बात है, जब आप कोई चीज बेचते हैं, जब आप कोई चीज बेचते हैं, लेट से 200 रुपए की कोई चीज बेचते हैं,
तो उस पर 18 रुपए का 18% के हिसाब से 36 रुपए का टैक्स चार्ज करते हैं। जब आप कोई चीज बेचते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। ये जो सेल्स टैक्स आप कस्टमर से वसूल करते हैं, कस्टमर को चार्ज करते हैं, ये टैक्स आपने एफबीआर को जमा कराना होता है। इस टैक्स को आउटपुट टैक्स कहते हैं। समझ गए? जब आप कोई चीज बेचते हैं तो सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं कस्टमर को, ये वाला सेल्स टैक्स आपने एफबीआर को जमा करवाना होता है। इसको क्या कहा जाता है? आउटपुट टैक्स। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो सेल्स टैक्स पे करते हैं जिससे खरीदते हैं, और ये वाला सेल्स टैक्स आप जब पे करते हैं तो ये आपने एफबीआर से वापस लेना होता है। सो टेक्निकली आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो आपने एफबीआर को जमा करवाना है, और इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो एफबीआर से वापस लेना है। तो जब इसका हिसाब करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, तो जो बाकी रह जाता है वो आपने एफबीआर को जमा करवाना होता है। जो बाकी रह जाता है वो आपने एफबीआर को जमा करवाना होता है। इसे सेल्स टैक्स कहते हैं। आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो हम कस्टमर को चार्ज करते हैं और एफबीआर को जमा कराना होता है। इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो हम कस्टमर को, सप्लायर को पे करते हैं, एफबीआर से वसूल करते हैं। सो एक तरफ ये पेपर होता है, एक तरफ ये एडजस्टमेंट होती है। ये कर लेते हैं तो ये बकाया आ जाता है, ये सेल्स टैक्स पेबल होता है। चीजें तीन तरह की होती हैं। एक को कहते हैं टैक्सेबल। टैक्सेबल गुड्स वो गुड्स है जिस पे आउटपुट चार्ज भी होता है और इनपुट क्लेम भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिन पे एफबीआर वाले खास तौर पे चाहते हैं, रियायत करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट है। इस केस में क्या होता है? आउटपुट चार्ज नहीं करते, इनपुट क्लेम करते हैं। यानी एफबीआर कस्टमर को 200 रुपए पर 36 रुपए का टैक्स चार्ज नहीं किया, लेकिन जो 100 रुपए की चीजें आपने खरीदी थी उस पर 18 रुपए का टैक्स जो दिया था उसको 18 रुपए क्लेम कर लेंगे। तो ये क्या हो जाता है? ये जीरो रेटेड आइटम है, आउटपुट चार्ज नहीं होता, इनपुट क्लेम होता है। अब जाहिर बात है, जब आउटपुट चार्ज ही नहीं होगा और सिर्फ इनपुट क्लेम होगा तो यहां पर तो हमेशा सिर्फ क्या आएगा? रिफंडेबल ही आएगा। जब आपने एफबीआर को कुछ देना ही नहीं है और एफबीआर से सिर्फ लेना ही है तो फिर क्या होगा? रिफंडेबल ही मिलेगा। सर केस नंबर 3 है, गुड आइटम 3 है, ये वो है ना, ये इसका सेल्स टैक्स से कोई लेना देना है ही नहीं, ना आउटपुट चार्ज होगा ना इनपुट। ये वो आइटम है जिसका सेल्स टैक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। तो 5 बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, टैक्सेबल गुड्स क्या है, जीरो रेटेड गुड्स क्या है, और एग्जेम्प्ट गुड्स क्या है। ये 5 बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। सर कुछ डेफिनेशंस हैं। इंपोर्टर वो जो गुड्स पाकिस्तान में लेके आता है, इंपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरर वो जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है और जो क्या काम कर रहा है? ABCD RPM कर रहा है। क्या कर रहा है सर? ABCD RPM जो कर रहा है, असेंबली, बॉटलिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, रीपैकिंग, पैकिंग और मिक्सिंग, जो ये वाले सारे काम कर रहा है, ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरर है। वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर की सीट पर बैठ गया जब मैन्युफैक्चरर बैंक करप्ट हो गया, तो ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। और ऐसे बंदे को भी वो वाले असूल ऐसे बंदे पर भी लागू होंगे जो मैन्युफैक्चरर पर लागू होते हैं। सर तीसरा,
अगर एक बंदा खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा लेकिन जो मैन्युफैक्चर हुई हुई आइटम होती है उसके ऊपर ठप्पा लगा देता है, जो मैन्युफैक्चर हुई हुई आइटम होती है उसको क्लेम करता है कि ये उसका ब्रांड है, उसका राइट है, ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चरर समझा जाता है। सर ये मैन्युफैक्चरिंग में तीसरी बात। तो जो ABCD RPM करे वो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर की सीट पर बैठे वो भी मैन्युफैक्चरर है जब मैन्युफैक्चर बैंकरप्ट हो जाए। और तीसरा वो बंदा जो कि क्लेम करे, होल्ड करे राइट्स टू गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, उसे भी मैन्युफैक्चरर ही कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कौन होता है? वो बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग भी करे और एक्सपोर्ट भी करे। अब बात ध्यान से सुनना, असल में आपको एक बात समझ आ गई कि एक बंदा जिसकी भाई 10 बाय 10 की दुकान है और वो जो भी आइटम बनवाता है ठप्पा लगा लगा के बेची जा रहा है और कह रहा है ये मेरा ब्रांड है, इसका मतलब है वो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर है। लेकिन अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर दोनों है तो याद रखिएगा मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर सिर्फ वो हो सकता है जो सचमुच में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, वही मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर होगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब आगे आ गया मैन्युफैक्चर क्या है। मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर जो है वो सिर्फ वही होगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो। सर मैन्युफैक्चर से क्या मुराद है? कोई भी काम जिससे एक आइटम किसी दूसरी आइटम में तब्दील हो जाए वो मैन्युफैक्चरिंग है। सर या एक ऐसी एक्टिविटी जिसके बाद एक आइटम को किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी और एनग्रेविंग करने वाले लोग भी मैन्युफैक्चरिंग, इसे भी मैन्युफैक्चरिंग समझा जाएगा, इस प्रोसेस को भी। और फिर दोबारा ABCD RPM ये भी क्या है? ये भी मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में फॉल करता है। सर मैन्युफैक्चरर क्या होता है? बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? बता दिया। रिटेलर, रिटेलर कौन है? जिससे हम लोग जाके चीजें खरीदते हैं वो रिटेलर है। रिटेलर वो है जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है। रिटेलर वो है जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है, वो रिटेलर है। रिटेलर वो है जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है, वो रिटेलर। जो बंदा इंपोर्ट, provided that who combines the business of import and retail or manufacture or production with retail shall notify and advertise wholesale and retail prices separately and declare address of retail outlets। सर जी जो बंदा एंड कंज्यूमर को चीजें बेचे वो रिटेलर है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल कर रहे होते हैं या इंपोर्ट और रिटेल कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोग होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग-अलग लिखेंगे। रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगे उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर चीजें एंड कंज्यूमर को बेची जाती हैं, लेकिन इस प्राइस पर 18% टैक्स लागू किया जाता है। और बाज़ औक़ात एक ही आइटम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ कीमत में बिक रही होती है। एक ही आइटम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ कीमत में बिक रही होती है, तो जो हाईएस्ट प्राइस होती है ना उसको रिटेल प्राइस समझा जाता है। और बाज़ औक़ात तो FBR वाले जोन डिटरमिन कर देते हैं, यानी लाहौर में एक आइटम बिक रही 100 रुपए की, कराची में बिक रही है 90 रुपए की, इस्लामाबाद में बिक रही है 110 रुपए की। तो FBR वाले कहते हैं जो कीमत इस्लामाबाद की है उस कीमत को ही रिटेल प्राइस समझा जाएगा। तो बाज़ों के FBR वाले जोन डिटरमिन कर देते हैं कि इस जोन और इस एरिया की प्राइस को ही रिटेल प्राइस समझा जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदता है? नहीं, वो बंदा जिसको मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है, वो बंदा जिसको मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है कि वो मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदे और एक पर्टिकुलर इलाके में सप्लाई कर। जी सर जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही थी, वो बंदा जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट, जो बंदा जो मैन्युफैक्चरर जिसको अपॉइंट करता है और मैन्युफैक्चरर जिसको एक इलाका दे देता है कि यहां पर चीजें बेचो, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। हाँ जी। होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में चीजें खरीदता है और बल्क में बेचता है, चाहे वो उधार करे चाहे वो कैश पे चीजें बेचे, चाहे चीजें उसकी अपनी हो या ना हो। बाज औकात होलसेलर क्या करते हैं, चीज खुद नहीं खरीदते बल्कि ऑर्डर लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके उसको दे देते हैं, तो सिर्फ कमीशन बना लेते हैं। ये बंदा भी होलसेलर है। होलसेलर और होलसेलर में वो बंदा भी शामिल है जो टैक्स को डिडक्ट करता है। इंक्लूड अ पर्सन हु डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन कौन? हर वो बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, हर वो बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, उससे रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाए। लेकिन अगली अहम बात यह है कि वो बंदा जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाए। अब ये बंदा जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, इसके साथ बहुत बुरी होती है। क्यों? जो चीजें बेचता है कस्टमर से सेल्स टैक्स क्लेम, कस्टमर को सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता लेकिन एफपीआर को जमा करवाना जरूरी है। जो चीजें खरीदता है सेल्स टैक्स पे करता है लेकिन इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाता। ये है सर रजिस्टर्ड पर्सन में ये दोनों चीजें। वो बंदा जो रजिस्टर्ड है वो उन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक वो तो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो बंदा जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उस बंदे को भी रजिस्टर्ड समझा जाता है। पर्सन की क्या डेफिनेशन है? पर्सन की डेफिनेशन आपको पढ़ा चुके हैं। इंडिविजुअल यूरोपीय कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। लेकिन जब हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं तो लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऐड कर लेते हैं। टैक्सेबल एक्टिविटी ये एक अहम डिस्कशन है। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी जिस पर सेल्स टैक्स लगना उसे टैक्सेबल एक्टिविटी कहते हैं। सर कोई भी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक बिजनेस से, ट्रेड से या मैन्युफैक्चरिंग से है, कोई भी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक गुड्स के बेचने या सर्विसेज के प्रोवाइड करने से है, कोई भी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक ट्रेड से है, रेगुलर ना हो, वन ऑफ हो तो भी, कोई भी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू होने पर या खत्म होने पर है, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। लेकिन टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या शामिल नहीं है? बट डज नॉट इंक्लूड क्या शामिल नहीं है? पॉइंट नंबर 1, activities of employee providing services in that capacity to employ। employee की activities in that capacity to employer but does not include। इसमें क्या शामिल नहीं? इसमें क्या शामिल नहीं है? Activities of employee providing services in that capacity to employ, an activity carried on by an individual as a private recreational pursuit or hobby। सर जी अगर मैं एसबीआई के पास जॉब कर रहा हूँ, एसबीआई से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो भाई ये जो 1 लाख रुपए के इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा।
क्यों सर? एम्प्लॉय जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर टैक्स नहीं लेगा। दूसरा, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट और हॉबी, दूसरी बात। तीसरी बात, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल who if carried on by an individual would fall within sub clause B। सर ये तीन बातें, कोई भी एक्टिविटी जिसको कैरी किया जाए किसी ऐसे पर्सन, कोई भी हॉबी, कुछ लोग साइकिलिंग की एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग गेट टूगेदर्स करते हैं। सर ये जो एक्टिविटी करेंगे आप, इस पे कोई टैक्स, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, एक तो एक बंदा कर रहा है उसके लिए भी नहीं है, और अगर कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। मिलकर भी जो कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है। तो भाई टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें थी बता दी। कंपनी की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स वाली है, भाई ये भी बिल्कुल वही है। इनकम टैक्स में 11 बातें हैं, उन 11 बातों में से ही 6 बातें सेल्स टैक्स में। टैक्स पीरियड 1 माह का होता है सर। ई इंटरमीडियरी वो बंदा है जो टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन लेता है और एफबीआर को जमा करवा देता है, एफबीआर के रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डिजिटलाइज करता है इंफॉर्मेशन को, और एफबीआर को जमा करवाते हैं एफबीआर के रिक्वायर्ड फॉर्मेट पे। कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो भी गुड्स बेचेगी उस पर वो क्या होगी? एग्जाम्प्ट। यानी कॉटेज इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री होती है जो गुड्स बेचे वो एग्जाम्प्ट होती है, उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। ये कौन सी इंडस्ट्री है? सबसे पहले, डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिक कनेक्शन। शर्त क्या है? पहला शर्त ये है कि इनके पास इंडस्ट्रियल गैस और बिजली का कनेक्शन ना हो, ये रेजिडेंशियल एरिया में वाक़ हो, इसका टोटल लेबर फोर्स 10 से ज़्यादा ना हो, और एनुअल टर्नओवर 8 मिलियन से ज़्यादा ना हो। तो ये क्या होगी? कॉटेज इंडस्ट्री होगी। कॉटेज इंडस्ट्री जो सप्लाई करती है लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स, वो एग्जेम्प्ट होती है। यानी कॉटेज इंडस्ट्री जो सप्लाई करती है वो एग्जाम्प्ट होती है। कॉटेज इंडस्ट्री अगर कोई चीज 100 रुपए की बेचती है तो इस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता, तो कॉटेज इंडस्ट्री जो सप्लाई करती है वो एग्जाम्प्ट होती है। सर एक डेफिनेशन है अगली, क्रस्ट की। क्रस्ट किसको कहते हैं? कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। ये होता क्या है सर जी? असल में एक बंदा जिससे आप चीजें परचेज कर रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट टैक्स होता है, और जिससे आप चीजें परचेज कर रहे हैं वो सेल कर रहा होता है, उसके एंगल से ही आउटपुट टैक्स होता है। तो भाई मिस्टर ए ने सेल की मिस्टर बी को, मिस्टर ए की सेल है और ये आउटपुट टैक्स है, और मिस्टर बी की परचेज है, ये इनपुट टैक्स है। भाई एक बंदा खरीदने वाला और एक बेचने वाला है, तो जिसका आउटपुट टैक्स, एक आउटपुट टैक्स बी, ए का आउटपुट टैक्स बी के इनपुट टैक्स से क्या करेगा? सेम होगा ना। ये एक सिस्टम बना दिया एफबीआर वालों ने जिसका नाम है क्रस्ट। ये क्या करता है? ये ए के आउटपुट को बी के इनपुट के साथ क्या करेगा? क्रॉस मैच करेगा। ऐसे सिस्टम को क्रस्ट कहा जाता है, जो क्रॉस मैच करता है। कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स, CREST। कब तक टैक्स जमा कराना होता है? अगले महीने की 15 तारीख तक। हर महीने 30 दिन की रिटर्न होती है, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कराई जाती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब जो अगली डिस्कशन आपके साथ करने लगा हूं, इसका न्यूमेरिक से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो मैं अब शुरू करने लगा हूं, और उसमें सबसे पहले सप्लाई है। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई क्या होता है? अच्छा, जब आप कोई चीज सेल कर दें तो ये सप्लाई है। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स
चार्ज हो जाएगा। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। जब हम कहते हैं फलाना चीज सप्लाई है, इसका मतलब इस पे सेल्स टैक्स लग जाएगा। सेल सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। ट्रांसफर सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। हायर परचेज एग्रीमेंट सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। पुटिंग टू प्राइवेट यूज सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। पुटिंग टू बिजनेस या नॉन बिजनेस यूज सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। सर बड़ी बार सवाल है कि एक ओनर ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज विड्रॉ कर ली है, ये पुट टू प्राइवेट यूज है, सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। कई बार वो कहता है आपने बिजनेस में इस्तेमाल कर ली है, ये पुट टू बिजनेस यूज, सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। एक बार आया आपके एम्प्लॉय ने ले ली है, अगर एम्प्लॉय ने ले लिया है तो ये इस्तेमाल तो होगी ना प्राइवेट यूज है ना बिजनेस यूज है, ये नॉन बिजनेस यूज है, ये भी सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। अलबत्ता ये जो भी बात कर रहे हैं हम फिनिश गुड्स के बारे में कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के बारे में नहीं कर रहे। जो चीज़ें आप मार्केट में बेचने के काबिल हैं उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आए, उसको बिजनेस में इस्तेमाल में ले आए या नॉन बिजनेस ले आए, इसे क्या समझा जाएगा? सप्लाई समझा जाएगा। सर ऑक्शन, नीलामी करना, ये भी सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। डिस्पोजल, किसी बंदे के पैसे देने थे, पैसे देने की जगह पर चीज दे दी, ये भी सप्लाई है, सेल्स टैक्स लग जाएगा। सर टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सेज टू बी रजिस्टर्ड पर्सन। एक बंदा रजिस्टर्ड पर्सन था, अब अनरजिस्टर्ड हो गया। जिस लम्हे वो अनरजिस्टर्ड हुआ, जितनी गुड्स उसके पास पड़ी हुई थी सारी सप्लाई हो जाएगी। और सप्लाई का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए। सर बाज लोग क्या करते हैं, यानी एक बंदा उसका डाइंग का बिजनेस है, वो कपड़ा किसी से लेता है, उसको रंग करता है, कपड़ा वापस कर देता है। जब वो रंग करके कपड़ा वापस करेगा, ये सप्लाई है। सप्लाई का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर जी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग। टॉल मैन्युफैक्चरिंग में आपकी सिर्फ वो केमिकल है ना जो रंग कर रहे हैं, कपड़ा किसी का रंग करके उसको वापस कर दिया। तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अदर, दूसरे लोगों की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना। सेम गोज विद कढ़ाई वाली जिनकी मशीनें, उनके लिए भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अदर। तो इससे भी क्या समझा जाएगा? सप्लाई समझा जाएगा। उसके अलावा बोर्ड जिस चीज के बारे में कहते कि सप्लाई, उसे भी सप्लाई समझा जाए। अब आपको यह समझ आ गई कि सप्लाई क्या है। न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा टेस्ट होना है इसमें। अब अगली बात है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। सप्लाई हो गई, सेल्स टैक्स लग गया। अगला सवाल ये किस वैल्यू पे सेल्स टैक्स लगेगा? सर इसका एक होम्योपैथिक जवाब है, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू। एक स्टैंडर्ड जवाब क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू। अगर चीज के बदले चीज दी है, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आपस में एसोसिएट है, ताल्लुक वाला इदारा है ना, एक दूसरे को रियायत देगा, ऊपर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर किस्तों पर चीजें दी, अब ये ध्यान से सुनो, चीजें किस्तों पर दी, अब जाहिर बात है मैं 100 रुपए की चीज जब किस्तों पे दूंगा तो कितने की दूंगा? 110 की। तो सेल्स टैक्स 110 पे लगेगा या 100 पे? 100 पे, 100 पे फेयर मार्केट वैल्यू। अगर डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है तो क्या देखा जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट को सेल्स टैक्स वाले नहीं मानते, ट्रेड डिस्काउंट को मानते हैं। डिस्काउंट की दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, ये वाला डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट इनवॉइस पर शो होना चाहिए। ये वाला डिस्काउंट इनवॉइस पर शो होना चाहिए।
और दूसरा इन कन्फर्मिटी विद नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होना चाहिए, इन कन्फर्मिटी विद नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होना चाहिए। वो अक्सर कहता है एसोसिएट को डिस्काउंट दे दिया, वो कहता है स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, वो कहता है फला ताल्लुकियों से डिस्काउंट दे दिया। सर ये नॉर्मल डिस्काउंट नहीं, शर्त क्या है, नॉर्मल डिस्काउंट हो, बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक हो और इनवॉइस पर शो हो रहा हो। तो ऐसा डिस्काउंट फिर लेस करके, जो सेल वैल्यू में से डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगी उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस नहीं दिया गया या इनवॉइस पर शो नहीं हो रहा, ओरिजिनल वैल्यू पे डिस्काउंट लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे टैक्स लगेगा। सर जी अगली बात, अगर डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है तो कौन सी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे। डिस्काउंट वाली बात मैंने आपको बता दी, अब आगे चलता हूं। हाँ डिफरेंट बात सुनो, एक तो स्टैंडर्ड रूल दिमाग में रख लिया फेयर मार्केट वैल्यू, अब जो अनयूजुअल बातें हैं उसको देखो। सर अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की थी, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की थी तो किस पर डिस्काउंट लगेगा, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की थी तो किस पर डिस्काउंट लगेगा। सर जी यार मैं डिस्काउंट क्यों कह रहा हूँ, सॉरी, किस पे सेल्स टैक्स लगेगा, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की थी तो किस अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं, वो वैल्यू जो कस्टम ड्यूटी वालों ने डिटरमिन किया उस वैल्यू। अच्छा अगर एफबीआर को लगता है कि इन्होंने जानबूझ के वैल्यू सप्लाई कम कर दिया या सही नहीं की, तो एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसको कहा जाएगा वैल्यूएशन कमेटी। वैल्यूएशन कमेटी, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसको क्या कहा जाएगा, वैल्यूएशन कमेटी। वैल्यूएशन कमेटी जो है वो डिटरमिन करेगी क्या वैल्यू और उस पर टैक्स लगेगा। वो कहता है इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग, अगर गुड्स है और वो अदर देन टैक्सेबल गुड्स है और उन्हें सप्लाई किया जाता है रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोसेसिंग के लिए, तो क्या होगी सप्लाई, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई। अगर अदर देन टैक्सेबल गुड्स भी हैं और प्रोसेसिंग के लिए दी गई हैं, तो जो आपने प्रोसेसिंग किया आपने तो उस वैल्यू पे टैक्स लगाना है ना। अगर आपने वापडा से बिजली खरीदी, अब ये भी बात सुन लो, अगर वापडा से बिजली खरीदी है तो एनर्जी चार्जेस पर सेल्स टैक्स लगता है, और अगर वापडा के अलावा किसी और से बिजली या गैस खरीदी है तो बिल की अमाउंट पे टैक्स लगता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इस चीज को भी नोट कीजिए। गाड़ी खरीदी और बेची, वो कहता है अगर आपने गाड़ी खरीद कर बेची है तो जितनी वैल्यू एडिशन किया उस पर टैक्स लगेगा। आपने खरीदी 26 लाख की, आपने बेची 35 लाख की, वैल्यू एडिशन कितनी है, 9 लाख, इस 9 लाख पे 18% सेल्स टैक्स लगेगा। अच्छा जी, रिटेल टैक्स, सर जी बाकी सारे टैक्स शामिल होते हैं तो फिर उसके बाद सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन रिटेल टैक्स सेल्स टैक्स के भी बाद लगता है। रिटेल टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स के भी बाद लगता है। बाज़ औक़ात वो कहता है आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं लेकिन वो सेम टाइप ऑफ इंपोर्टेड गुड्स है लेकिन डिफरेंट क्लास को बेची जाती है डिफरेंट प्राइस पर, तो किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा। उसने कहा वो कहता है डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस के लिए फिक्स कर देंगे, हर क्लास के लिए वैल्यू फिक्स करेंगे और उस पर टैक्स लगेगा। द वैल्यू एट विच द इंपोर्ट और सप्लाई इज मेड इज हायर देन फिक्स। अच्छा अगर इंपोर्ट की वैल्यू जो कि कस्टम ड्यूटी वालों ने डिटरमिन की है वो कम है और फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, वो कहता है ज्यादा वाली वैल्यू ले लो। द वैल्यू एट विच द import or supply is made
जिस वैल्यू पर इंपोर्ट की गई है, अगर वो वैल्यू या वो वैल्यू जो बोर्ड ने फिक्स की है, उन दोनों में फर्क हो तो कौन सी वैल्यू लेंगे? हायर वाली वैल्यू ले लेंगे। तो भाई हायर। ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जिस पर मार्केट में वो चीज बिकती है। सिमिलर सप्लाई क्या है? उस तरह की सेम चीज। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो कि प्रोविंसेस लागू करते हैं, यानी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सर जी अगला, ये जो मैंने आखिरी दोनों बातें बताई हैं, सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको रट्टा मारने की बजाय कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल आना है इसमें। टाइम ऑफ सप्लाई, कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई है? जब गुड्स डिलीवर की समझा जाएगा सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन हायर परचेज एग्रीमेंट्स, जब गुड्स डिलीवर की समझा जाएगा सप्लाई होगी। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन हायर परचेज एग्रीमेंट और सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज। अगर हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं है तो क्या समझा जाएगा? कब सप्लाई हुई है? जब गुड्स को डिलीवर किया है, जब पेमेंट की है, और तीसरा जब गुड्स अवेलेबल हो गई हैं, विच एवर इज अर्लियर। देखो, जब गुड्स डिलीवर की पहली बार, जब अवेलेबल हुई दूसरी बार, जब पेमेंट की तीसरी बार, जब पेमेंट वसूल हो गई। आप चीजें बेच रहे हो ना, जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी, जब आपने अवेलेबल कर दी, और जब आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट वसूल कर ली, विच एवर इज अर्लियर समझा जाएगा सप्लाई हो गई। यानी अगर आपको किसी ने एडवांस दे दिया है, अभी आपने माल नहीं भेजा, सप्लाई हो गई। सप्लाई का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर अगर हायर परचेज एग्रीमेंट हो तो जब एग्रीमेंट हो गया सप्लाई होगी। अगर सर्विस है तो जब सर्विसेज प्रोवाइड की समझा जाएगा सप्लाई होगी। इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट, इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट क्या है? अगर पेमेंट पूरी नहीं की गई बल्कि पार्शियल पेमेंट की गई, पार्ट पेमेंट की गई, तो क्या समझा जाएगा? कब सप्लाई हुई? इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शैल बी चार्ज इन द पीरियड इन विच द सप्लाई इज। अगर पार्ट पेमेंट की गई है तो क्या समझा जाएगा? कब सप्लाई होगी? वो कहता है टैक्सेबल सप्लाई के हवाले से जब गुड्स सप्लाई की गई है, जब गुड्स डिलीवर की गई है, तब समझा जाएगा सप्लाई होगी। लेकिन यहां पर असल पॉइंट ये नहीं है। पार्ट पेमेंट का मतलब है पेमेंट आधी आधी की है, जब गुड्स सप्लाई होगी, जब गुड्स डिलीवर होगी समझा जाएगा सप्लाई होगी। इसमें अक्सर असल गेम है, फरवरी में एक पेमेंट की है और मार्च में एक पेमेंट की है। आधी पेमेंट फरवरी में की है, आधी पेमेंट मार्च में की। फरवरी के महीने में वो गुड्स एग्जेम्प्ट थी, मार्च के महीने में कानून चेंज हो गया, वो गुड्स क्या हो गई? टैक्सेबल हो गई। समझा जाएगा सारी सप्लाई मार्च के महीने में हुई है, जिस महीने में एग्जामिशन विड्रॉ कर ली गई थी, यानी जिस महीने में वो चीजें क्या हो गई थी? टैक्सेबल हो गई। फरवरी और मार्च। सर जी क्या ये पॉइंट आप समझ गए? यस और नो? लो सर। स्कोप ऑफ टैक्स। सर जी ये जो तीनों मैंने पिछली बातें की हैं, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट थी। मैं वापस आ गया हूं अपनी थ्योरेटिकल बातों के ऊपर, गर्चे इसका न्यूमेरिकल इंपैक्ट भी है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं। सेल्स टैक्स कितने परसेंट है? 18%। किस पे लगना है? सप्लाईज पर और इंपोर्ट पर। फर्दर टैक्स कितना लगना है? कब लगना है? जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को चीजें सप्लाई करोगे
तो 4% फर्दर टैक्स लगाओगे। किन केसेस में ये फर्दर टैक्स नहीं लगना? सर बिजली पर फर्दर टैक्स नहीं लगना, नेचुरल गैस सीएनजी पर नहीं लगना, मोटर ऑयल डीजल ऑयल के केस में नहीं लगना, एंड कंज्यूमर के केस में फर्दर टैक्स नहीं लगना, बेवरेजेस फर्टिलाइजर के केस में फर्दर टैक्स नहीं लगना। बड़ी बार सवाल है थर्ड पार्टी थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, सेकंड हैंड पर नहीं लगना, वॉन क्लोथ पर, स्टील मेल्टर री रोलर। फिफ्थ स्केड्यूल जीरो रेटेड आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगना। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी पर फर्दर टैक्स नहीं लगना। सप्लाई ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन शुगर पर फर्दर टैक्स नहीं लगना। सप्लाई ऑफ फॉर्म और स्प्रिंग मैट्रेस एंड अदर फॉर्म प्रोडक्ट फॉर हाउस होल्ड यूज, इन सारी चीजों पर फर्दर टैक्स नहीं लगना। सर फर्दर टैक्स नहीं लगना, यानी अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी थर्ड स्केड्यूल आइटम बेच रहे हो तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगना। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी एंड कंज्यूमर की हैसियत से, जो खरीदने वाला बंदा है वो कौन है? वो एंड कंज्यूमर है। अगर एक बंदा चीजें खरीद कर आगे बेच रहा है उसकी बात नहीं करें, अगर एक बंदे ने जूस खरीदा और जूस पी लिया तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। कुकिंग ऑयल और डालडा वगैरह एडिबल ऑयल, इस पर भी फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर थर्ड स्केड्यूल के वाले से दो बातें। थर्ड स्केड्यूल आइटम कौन सी आइटम्स होती हैं? जिस पर टैक्स रिटेल प्राइस पर लगता है। पहली बात क्या है? रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा। दूसरी बात क्या है? मैन्युफैक्चरर टैक्स एफबीआर को जमा कराएगा। रिटेल प्राइस पर लगेगा और टैक्स कौन जमा कराएगा? मैन्युफैक्चरर टैक्स एफबीआर को जमा करवाएगा। ये हमारी रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं ना, जूस, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, शैम्पू, टॉयलेट टिश्यू, सिगरेट, डिटर्जेंट, परफ्यूम, टी, मिल्की ड्रिंक, मिनरल वाटर, सीमेंट, टूथपेस्ट, ब्रश, बेवरेजेस, पाउडर ड्रिंक, शू पॉलिश, स्पाइसेस इन रिटेल पैकिंग, ये सारी चीजें इन पर ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं। दो बातें, रिटेल प्राइस पे टैक्स, बेची होगी 450 की, रिटेल प्राइस 480 होगी तो टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? 480 पे लगेगा। हाँ कुछ और आइटम, ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं लेकिन ये इंपोर्ट की गई हैं तो टैक्स कितना लगेगा? 25%। थर्ड स्केड्यूल आइटम इंपोर्ट की गई तो टैक्स कितना लगेगा? 25%। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल rate of tax. The board, with the approval of the federal government, is empowered to prescribe any higher or low rate of tax in respect of any class of taxable goods. कुछ और आइटम्स हैं उनकी भी इंपोर्ट के ऊपर 25% टैक्स लगना है। 25% टैक्स लगना है। सर 25% टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई। आइटम्स की लिस्ट आपके पास है, इन सारी आइटम्स पे 25% टैक्स लगना है। भाई याद रखना, इंपोर्ट पर 25% लगता है। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे। आप यमी खाएं, आप इको आइसक्रीम खाएं, आप यमी की आइसक्रीम खाएं, आप वॉल्स खाएं, आप ओमोर खाएं, 18%। लेकिन अगर आप बास्किन रॉबिन्स खाएंगे ये इंपोर्टेड है। मूवेंट पिक खाएंगे ये इंपोर्टेड है। दो नाम याद रखें, काफी। इस पर 25% टैक्स। पाकिस्तान की सिर्फ गाड़ियों की बात किया उसने जिस पर 25% टैक्स लगना है, एसयूवी और सीयूवी। 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ी हो, 1400 सीसी या उससे ऊपर की गाड़ी हो और डबल कैबन 4x4, इन सारे पर क्या लगना है? 25% टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स।
सर 18% टैक्स तो लगना ही लगना है ना। उसके अलावा भी बोर्ड के पास पावर है कि जिस गुड्स पर, जिस बंदे पर, जिस मोड में, जिस मैनर में, जिस तरह गवर्नमेंट चाहे उस तरह टैक्स लागू कर सकती है 18% से ज्यादा। लेकिन जो 18% से ज्यादा करेगी वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 18%। यानी 18% के अलावा जो टैक्स है वो भी एक्स्ट्रा टैक्स होगा, और वो कितना होगा ज्यादा से ज्यादा 18%। कैपेसिटी टैक्स, the board may levy and collect tax on the following basis। बोर्ड लागू करेगा टैक्स, बोर्ड लागू करेगा और कलेक्ट करेगा टैक्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सर कौन कौन सी बेसिस है? कैपेसिटी की बेस पर टैक्स लगेगा, और फिक्स बेसिस फ्रॉम एनी पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू कलेक्ट सच टैक्स ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस। कैपेसिटी टैक्स। उसके बाद आ गया टैक्स ऑन रिटेलर्स। क्या रिटेलर पे भी टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस, 18%। बड़े रिटेलर का तो मुझसे नहीं, हाँ ये जो छोटा रिटेलर है इस पर बिजली के बिल के जरिए टैक्स लग जाएगा। अगर उसका बिजली का बिल 20,000 तक है तो 5%, अगर उसका बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है तो 7.5% टैक्स लगेगा। और द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड शेल डिपॉजिट द अमाउंट सो कलेक्टेड डायरेक्टली विदाउट एडजस्टिंग। सर जी ये जो छोटे रिटेलर पर टैक्स लगना है, इसके अलावा 18% और 4% फर्दर टैक्स तो लगना ही है, लेकिन बिजली के बिल के जरिए उस पर टैक्स लग जाता है। टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट। सर जी हमने आपको कहा था प्रोडक्शन पे भी सेल्स टैक्स लगता है। यस, ये उसकी एग्जांपल है। सर स्टील प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगेगा, किस बेस पर? प्रोडक्शन कैपेसिटी देखी जाएगी और एक्चुअल प्रोडक्शन देखी जाएगी। इन दोनों में से जो हायर है उस पर टैक्स लगेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन दोनों में से जो हायर है उस पर टैक्स लगेगा। If minimum production so determined exceeds the actual supplies for the month, such minimum production shall be treated as quantity supplied during the month and the liability to pay tax shall be discharged accordingly। अगर minimum production जो determine की गई है exceeds the actual supplies for the month, such minimum production shall be treated as quantity supplied during the month and the liability to pay tax shall be discharged accordingly। अगर मिनिमम प्रोडक्शन जो डिटरमिन की गई है वो कम हो और एक्चुअल ज्यादा हो तो एक्चुअल पे टैक्स लग जाएगा। अगर मिनिमम प्रोडक्शन ज्यादा हो और एक्चुअल कम हो, मिनिमम, हम टैक्स वालों को तो टैक्स चाहिए ना, जो हायर होगा उस पर टैक्स लगा देंगे। सीएनजी स्टेशन पर भी वो कहता है सारे खर्चे शामिल करके टैक्स लगा दो, प्राइस भी शामिल करो, चार्जेस भी शामिल करो, रेंट भी करो, कमीशन भी करो, सारी ड्यूटीज भी करो, वो जो अमाउंट आए उस पर सेल्स टैक्स चार्ज। सर एफबीआर के पास तो पावर है कि किसी भी बंदे पर, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन पर, गुड्स या क्लास ऑफ गुड्स पर जिस तरह जब जैसे चाहे टैक्स लागू कर दे तो उसको वो वाला टैक्स जमा कराना पड़ेगा। हाँ अलबत्ता एफबीआर वालों का बड़ा दिल चाहता है कि रिटेलर्स के साथ खास तौर पे इंटीग्रेट कर लिया जाए। ये बात इनकम टैक्स में भी पढ़ाई है। सर जी जैसे ही रिटेलर सेल करें उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास जाए? एफबीआर के पास जाए। वो कह रहा है कि द बोर्ड रिक्वायर करेगा पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को कि वो इंटीग्रेट कर ले अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन को किसके साथ? बोर्ड के साथ, फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग। किस तरह, कब, कैसे और किस तारीख से, ये बोर्ड प्रिस्क्राइब कर दे। एसोसिएट की डेफिनेशन भी थी। अब आगे चलता हूं। एसोसिएट की डेफिनेशन ऑल्दो इस तरह से एग्जामिनेबल नहीं है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स। हु इज लाइबल टू पे टैक्स? किसने टैक्स अदा करना है? तो इसका जवाब है
जो सेल करेगा वो टैक्स अदा करेगा, जो इंपोर्ट करेगा वो टैक्स अदा करेगा, जो सर्विसेज परफॉर्म करेगा वो टैक्स अदा करेगा। अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है और इजाफी टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो उसका क्या होगा? सर आप वो एफबीआर को ऐसे जमा कराएंगे जैसे बाकी टैक्स जमा कराते हैं। हाँ, अगर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है जिस चीज का, उसका इंपैक्ट अभी एंड कंज्यूमर पर नहीं गया, तो जिस चीज का इंपैक्ट अभी एंड कंज्यूमर पर नहीं गया तो वो वाला टैक्स तो आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को प्रूव आप खुद टैक्स पेयर करेगा कि जो चीजें मैंने सप्लाई की हैं उसका इंपैक्ट अभी एंड कंज्यूमर पर नहीं गया। सर अगली बात, अगर आपको पता था कि एक बंदा टैक्स चोरी कर रहा है, आपका टैक्स एफबीआर को नहीं जमा कराएगा, आपने फिर भी उससे परचेज की, तो फिर आप लायबल होंगे। कौन? आप और वो बंदा जिसको आपने टैक्स पे किया, जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे कि वो एफबीआर को टैक्स जमा करवाएं। लेकिन इस केस में एफबीआर को प्रूव करना पड़ेगा कि आपको इस बात का पता था कि वो टैक्स चोर है, फिर भी आपने परचेज की। सर जी, जीरो रेटेड आइटम्स हैं और एग्जाम्प्ट आइटम्स हैं। मैं एक क्रक्स इसका डिस्कस करने लगा हूं। जीरो रेटेड आइटम वो हैं जिसपे आउटपुट टैक्स नहीं लगना है, इनपुट क्लेम होना है, और एग्जाम्प्ट आइटम वो हैं जिसपे ना आउटपुट है ना इनपुट है। जीरो रेटेड आइटम का 5th स्केड्यूल है और एग्जाम्प्ट आइटम्स का 6th स्केड्यूल है। जीरो रेटेड में इनवॉइस लाजमी बनाएंगे, एग्जाम्प्ट में इनवॉइस नहीं बनाएंगे। जीरो रेटेड के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एग्जाम्प्ट के लिए तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। जीरो रेटेड में इनपुट टैक्स क्लेम होना है, एग्जाम्प्ट के लिए नहीं होना। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन The following person making taxable supplies including zero rated supply in Pakistan are required to be, इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मैन्युफैक्चरर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जरूरी नहीं है। रिटेलर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है लेकिन वो छोटे रिटेलर जो बिजली के बिल के जरिए टैक्स दे रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इंपोर्टर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। एक्सपोर्टर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इंपोर्टर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। होलसेलर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और जिसको फेडरल लॉ कहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। इन सारे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है? आपने एफबीआर के सिस्टम में अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन करानी है। वो कैसे कराते हैं? आपने दरख्वास्त देनी है रजिस्ट्रेशन की। किसको देनी है? रीजनल टैक्स ऑफिस को देनी है। रीजनल टैक्स ऑफिस कौन सा? वो तो हर जगह पर है। तो भाई देखना पड़ेगा कि आप कंपनी है या कंपनी नहीं है। अगर आप कंपनी है तो मजीद देखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी अगर आप, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। आप अगर जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस आरटीओ के पास आपने रजिस्ट्रेशन की दरखास्त देनी है। सवाल ये है कि किस आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन की दरखास्त देनी है। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस आरटीओ की हदूद में है उस आरटीओ को आपने रजिस्ट्रेशन की दरखास्त देनी है। और अगर आप प्राइवेट कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपकी फैक्ट्री है तो भाई आपकी फैक्ट्री जिस आरटीओ की हदूद में है उसके पास रजिस्ट्रेशन की दरखास्त देनी है। और अगर आप बिजनेस करें तो आपकी दुकान या आपका ऑफिस जिस आरटीओ की हदूद में उसके पास रजिस्ट्रेशन की दरखास्त देनी है। और अगर आप कंपनी नहीं है, अगर आप कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल या एओपी हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जिस आरटीओ की हदूद में आपकी फैक्ट्री है वहां पर रजिस्ट्रेशन करानी है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे अदर देन, तो वेयर बिजनेस कैरिड अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है, तो जहां पर बिजनेस कर रहे हैं वो जिस आरटीओ की हदूद में उसको वेयर बिजनेस कैरिड ऑन, वो तो कहता है भाईजान वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन, जहां पर बिजनेस किया जा रहा है वो जिस आरटीओ की हदूद में है वहां पर
आपने रजिस्ट्रेशन करानी। अच्छा जी, करा दी, अब आगे क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा कराने हैं? सर बैंक सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट है, बिजली गैस के बिल हैं, सर कवाइफ कागजात जमा कराने हैं ना, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अकाउंट सेविंग्स अकाउंट सर्टिफिकेट है, गैस और बिजली का बिल है, और अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांच की डिटेल है, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस है, यानी आपने बाकायदा लोकेशन भेजनी है कि आपका कहां पर ऑफिस है। अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस मीटर। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एओपी एंड कंपनी हैविंग वन शेयर होल्डर, अगर कोई इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है जिसका सिर्फ एक ही शेयर होल्डर है या मेंबर है, अदर देन मैन्युफैक्चर, a balance sheet indicating the amount of business capital with corresponding assets in the bank, amount attributable to partners with percentage। वो कहता है अगर इंडिविजुअल या एओपी है और कंपनी है जिसका एक ही शेयर होल्डर या मेंबर है, अदर देन मैन्युफैक्चर, a balance sheet indicating the amount of business capital with corresponding assets in the bank, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल विद पार्टनर्स। सर जी, अगर आपकी इंडिविजुअल एओपी है और कंपनी जिसका एक ही शेयर होल्डर है, अदर देन मैन्युफैक्चरर है, उसने बाकायदा बिजनेस कैपिटल की बैलेंस शीट, अकाउंट्स विद एसेट, और ये भी बताएगा कि मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, और वो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो है वो बैंक में कहां कहां पर है। यानी मुझे, मेरे पास 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, किस किस पार्टनर ने कितने कितने इन्वेस्ट किए, और ये कहां कहां पर लगे हुए हैं पैसे, कितने बैंक में पड़े हैं, कितने के एसेट्स हैं, कितने का क्या है, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए रजिस्टर कर दिया जाएगा। और एक बार जब आप रजिस्टर हो गए तो उसके 1 माह के अंदर अंदर आपने नादरा से बायोमेट्रिक करा लेनी है। नादरा से बायोमेट्रिक, अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं कराई तो अच्छा भला, आपको रजिस्टर कर दिया था, रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे। और अगर मैन्युफैक्चरर है तो बोर्ड रिक्वायर करेगा पोस्ट वेरिफिकेशन थ्रू फील्ड ऑफिसर और अ थर्ड पार्टी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, बोर्ड रिक्वायर करेगा पोस्ट वेरिफिकेशन थ्रू फील्ड ऑफिसर। सर मैन्युफैक्चर की केस में मोटरसाइकिल पर 2 बंदे आते हैं और वो आपके प्रेमिसेस में आके बाकायदा चेक करते हैं कि आपने क्या कहते हैं, द बोर्ड में रिक्वायर पोस्ट वेरिफिकेशन थ्रू फील्ड ऑफिसर और अ थर्ड पार्टी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सर वो कहते हैं मैन्युफैक्चर के केस में बोर्ड रिक्वायर करेगा पोस्ट वेरिफिकेशन। वो 2 बंदे मोटरसाइकिल पर आते हैं और वो चेक करते हैं कि जो कवाइफ आपने दिए थे और जो बातें आपने कही हैं क्या सब कुछ वैसा ही है। अगर उन्होंने चेक किया और नतीजा निकाला कि नहीं आपने कुछ झूठ बोला है या कोई कवाइफ नहीं दी है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वो कहेगा इसको ठीक करें। अगर आपने ठीक कर ली तो ठीक, लेकिन अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर उस इन्फॉर्मेशन को ठीक नहीं किया तो अच्छा भला आप रजिस्टर हो गए थे, फिर दोबारा आपका नाम रजिस्ट्रेशन एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। सर इस तरह से आप रजिस्टर हो गए। और अगला पॉइंट जो है, ये जो अब मैं पॉइंट्स बताने लगा हूं खास तौर पे थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात करने लगा हूं कॉन्सेप्ट डेवलप करना असल टास्क है मेरा, असल टारगेट है कि आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए। सर जी एक बंदा है जिसने प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट किया, एक बंदा जिसने प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट किया, उसने जब इंपोर्ट किया तो सेल्स टैक्स पे किया। वो चाहता था कि सेल्स टैक्स को क्लेम करे। अब उसे पता चला कि सेल्स टैक्स को क्लेम करने के लिए तो उसे क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर होना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा चलो मैं रजिस्टर हो जाता हूं।
जब वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में घुसा तो उसे पता चला कि जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी की जीपीएस टैग फोटोग्राफ वो कहां से लाए, वो तो इंपोर्ट हो रहा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पे गेम फंस गई। अब क्या करें कि भाई वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहा था, सेल्स टैक्स पे किया, सेल्स टैक्स क्लेम करना था, रजिस्टर हो गया, जीपीएस टैग फोटोग्राफ ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकती। वो तो तब आएंगी ना जब प्लांट एंड मशीनरी आपकी फैक्ट्री में आके लग जाएगी, तो फिर आप बताएंगे कि यहां पर मेरी फैक्ट्री है और ये, तो जब प्लांट एंड मशीनरी आपकी अभी इंपोर्ट हो रही है तो फिर तो ये वाला काम नहीं हो सकेगा। इस केस में ये एक पोजीशन ऐसी आ गई थी जहां पर एक कॉन्सेप्ट आया टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में क्या था, आपने 72 घंटे के अंदर आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा 60 दिनों के लिए। या पक्का रजिस्टर नहीं हो रहे, आर्जी तौर पे रजिस्टर हो रहा है। क्यों सर? मशीन का इंतजार कर रहे हैं, मशीन आके इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आप जीपीएस टैग फोटोग्राफ लगा दे देंगे, आप पक्के रजिस्टर हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? आर्जी तौर पर रजिस्टर हो रहे हैं। ये जो आप आर्जी तौर पर रजिस्टर हुए हैं इसका क्या होगा सर? अगर आप आर्जी तौर पर रजिस्टर हुए हैं तो भाई याद रखिएगा आपको लिस्ट ऑफ मशीनरी और इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा, सर सबूत देना पड़ेगा ना कि आप वाकई में इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी। लिस्ट ऑफ मशीनरी और इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब जब आप आरजी रजिस्टर हो गए, अगर आपने कोई चीज सेल की तो आउटपुट चार्ज करेंगे? नहीं। अगर आपने कोई परचेज की तो इनपुट चार्ज करेंगे? नो। तो फिर फायदा, इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। क्या फायदा होगा? प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड इनपुट टैक्स आप कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर को टैक्स कम लगता है, मैन्युफैक्चरर को टैक्स कम लगेगा, कमर्शियल इंपोर्टर को टैक्स ज्यादा लगेगा। एक वो बंदा है जो मशीन इंपोर्ट करता है और यही मशीन आगे बेचता है, उसको टैक्स ज्यादा लगेगा। एक वो बंदा है जो मशीन इंपोर्ट करके मशीन इंस्टॉल करके उससे एक्टिविटी जनरेट करता है, उसको इस्तेमाल करता है, उसको टैक्स कम लगता है। अब वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरर की हैसियत से मुझे टैक्स कम लगे, तो वो टेम्पररी रजिस्टर करा के अपना ये सिस्टम करेगा। अब टैक्स वाले कहते हैं हम तुम पे एतमाद नहीं करते। टैक्स वाले कहते हैं तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अब मिसाल दे रहा हूं, 18% टैक्स तो लगना है सेल्स टैक्स, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होगा इस पर सिर्फ 18 लगेगा, और जो मैन्युफैक्चरर नहीं होगा इस पे 4% इजाफी टैक्स लगेगा नॉन मैन्युफैक्चरर पर। अब ये बंदा असल में मैन्युफैक्चरर है, तो ये पता क्या करेगा? ये कहेगा भाई मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पे तो मैन्युफैक्चरर वाला टैक्स लगेगा। एफबीआर वाले कहते हैं तुम एक काम करो, तुम 18% का टैक्स जमा कराओ और तुम मैन्युफैक्चरर 4% का पोस्ट डेटेड चेक दे दो सिक्योरिटी के तौर पे। अगर 60 दिन के अंदर तो तुम्हारी मशीन आ गई, इंपोर्ट हो गई और तुमने मशीन इंस्टॉल करा ली और आगे नहीं बेची, तो फिर ये वाला चेक तुम्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला और मशीन आगे भेज दी और 2 नंबरी की, तो ये वाला चेक क्या हो जाएगा? एन कैश हो जाएगा। बस ये ट्रिकी बात है जो इसमें लिखी हुई है, बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ये क्या है? ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की सारी स्टोरी मैंने आपको सुनाई। अब आगे चल रहा हूं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या है सर जी? एक बंदा जिसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत थी उसने नोटिस दिया, एक बंदा जिसको रजिस्टर होने की जरूरत थी, उस he was required to be registered। कमिश्नर ने कहा ये रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा? कमिश्नर ने उसको नोटिस दिया, रजिस्टर क्यों नहीं होते भैया, क्या प्रॉब्लम है? 2 ऑप्शन है, या तो वो इस नोटिस को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उसने इस नोटिस का जवाब दिया तो कमिश्नर उसको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और नतीजा ये निकाला कि नहीं तुम्हें रजिस्टर होना चाहिए, तो उसको कंप्यूटर सिस्टम के जरिए रजिस्टर कर देगा, उसको मुबारकबाद देगा, तुम रजिस्टर हो गए। केस नंबर 2, कमिश्नर ने नोटिस दिया,
जानबूझ के आंखें बंद कर ली, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो खुद वो नोटिस देखा ही नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं किया। कमिश्नर साहब उसको कंपल्सरी रजिस्टर, जबरदस्ती रजिस्टर कर देंगे, और रजिस्टर करने के बाद एक नोटिस उसको भिजवा देंगे कि मुबारक हो, तुम्हें रजिस्टर कर दिया गया। अब ये बंदा जबरदस्ती रजिस्टर हो गया और इस पर भी सारी रिक्वायरमेंट्स वही सेल्स टैक्स की हैं जो किसी आम रजिस्टर्ड पर्सन पर है। अब क्या होगा, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा सारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल्स टैक्स पे, और अगर वो बंदा नहीं करता तो कमिश्नर इसके खिलाफ लीगल एक्शन करेगा। एक आखिरी बात लिखी हुई है इसी टॉपिक में, वो मैंने इसमें नहीं डाली। अगर कमिश्नर ने एक बंदे पे गुस्सा खा के कि इस बंदे ने मेरे नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, उसके खिलाफ लीगल एक्शन किया, उस पर पेनल्टी भी लगाई, और वो बंदा आया वन गुड डे और उसने कहा कि मैं तो मुझसे बाहर था, मुझे तो रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं है, तो कमिश्नर कहेगा चलो ठीक है तुम रजिस्टर मत, तो वो जो पेनल्टी और तुम्हें मैंने सारी चीजें दी थी वो क्या कर दी गई, खत्म कर दी। तो अगर वो बंदा रजिस्टर नहीं होना चाहिए था उसको, और कमिश्नर ने अपने तौर पे उसको कंपल्सरी रजिस्टर करके उसको फाइन पेनल्टी भी लगा दी, तो कमिश्नर खुद ही उसकी रजिस्ट्रेशन को भी खत्म करेगा और फाइन और पेनल्टी भी उसको क्या कर देगा, माफ कर देगा। सर जी ये इंपॉर्टेंट था एरिया, आपको मैंने कवर करा दिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है, यार ये भी बता दूं बातें, छोटी छोटी बातें। सर चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई बंदा एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में चला गया, या उसका नाम या उसका एड्रेस या कुछ तब्दील हो गया है, तो फिर वो ये चेंज कंप्यूटराइज सिस्टम को 14 दिन के अंदर अंदर बता देगा और कंप्यूटराइज सिस्टम उसको चेंज कर देगा। हाँ अगर वो मैन्युफैक्चरर पहले नहीं था और अब मैन्युफैक्चरर बन गया है, तो मैन्युफैक्चर के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है। जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसको वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी। और जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो उसको एक रिवाइज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। पहले एक सर्टिफिकेट इशू हुआ था ना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का, अब रिवाइज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा कंप्यूटराइज सिस्टम से। बाजों का तो बंदा खुद बताता है एफबीआर को, अगर एफबीआर को बंदा ना बताया, कमिश्नर उसको नोटिस दे दे, तो कमिश्नर उसको ये सारी बातें कह के उसको एक रिवाइज सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब क्या हुआ, अगर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसका मुतलका आरटीओ भी तब्दील हो जाएगा, यस और नो, ये असल गेम है। अब बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला गया है तो वो नोटिस देगा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो बोर्ड वाले उसको कहेंगे कि अब तुम्हारा मुतलका आरटीओ पुराना नहीं है, नए वाला बन गया है। पुराने आरटीओ वाले उस बंदे से रिलेटेड सारे क्वाइफ नए आरटीओ को ट्रांसफर कर देंगे, और नया आरटीओ उस पर अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी अथॉरिटी को ऐसे एक्सरसाइज करेगा जैसे हमेशा वो उसी आरटीओ के अंडर था। ये बात है। कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अगर एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और एक से ज्यादा फैक्ट्रियां मुख्तलिफ जगहों पे कर रहा है तो फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन रख सकता है, वरना नहीं रख सकता। अब किसी बंदे ने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराई है तो उसे कैंसिल करनी पड़ेगी, सरेंडर करनी पड़ेगी और एक रजिस्ट्रेशन रह जाएगी। अब अगर 2 आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो एक आरटीओ में रह जाएगी और एक में खत्म हो जाएगी। जिस आरटीओ से रजिस्ट्रेशन खत्म होगी उस आरटीओ से सारे कवायद और सारा रिकॉर्ड उस आरटीओ में भिजवा दिया जाएगा जहां पर रजिस्ट्रेशन रह गई है, बरकरार है। यानी उसने एक जगह लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सरेंडर्ड से उस जगह पे जहां पे रजिस्ट्रेशन रिटेन्ड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये, और जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई, देखिए इसका ये मतलब नहीं कि उसकी लाइबिलिटीज में कोई तब्दीली आई है या राइट्स में कोई तब्दीली आई है, उसके राइट्स लाइबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। डी रजिस्ट्रेशन की बात करने लगा। डी रजिस्ट्रेशन क्या है? द बोर्ड और एनी ऑफिसर में डी रजिस्टर, एक बंदा जो कि रजिस्टर्ड था उसे डी रजिस्टर किया जा सकता है किस रीजन की वजह से? इफ इज सीरीज टू कैरी ऑन हिज बिजनेस,
his suppliers have become exempt. अगर वो बिजनेस नहीं कर सका, उसकी सप्लाईज क्या हो गई हैं, एग्जाम्प्ट हो गई हैं. ही ट्रांसफर और सेल्स इज बिजनेस, वो बिजनेस को क्या कर देता है, ट्रांसफर या सेल कर देता है, या मर्ज कर देता है, या फेलियर टू फाइल रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स. इन सारी चीजों के हवाले से उसे क्या कर दिया जाएगा, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा. He ceases to carry on his business. His suppliers have become exempt. He transfers or sells his business. Merge with another person. Failure to file tax return for 6 consecutive. सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है. ये सारी चीजें डी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. इन सारे केसेस में ऐसे बंदे को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा. सर जब कोई बंदा डी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देता है, जिसने अपना बिजनेस खत्म किया है या सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो गई हैं, वो रजिस्टर नहीं होना चाहता, वो कमिश्नर को अप्लाई करता है कि मुझे डी रजिस्टर कर दो, तो कमिश्नर उसको डी रजिस्टर कर देगा. कब तक, दरख्वास्त देने के 90 दिन के अंदर, या जब उसके ड्यूज क्लियर हो गए, विच एवर इज लेटर. अब यहाँ पे एक बात है, जब कोई बंदा कमिश्नर के पास आएगा और आके कहेगा ना मुझे डी रजिस्टर कर दो, तो कमिश्नर को ऑडिट शुरू कर देगा. डिटेल से देखेगा कि कहीं कोई पैसे उससे लेने वाले रह तो नहीं गए. उसका ऑडिट खत्म, ये ऑडिट 90 दिन तक खत्म हो जाएगा. अब 2 बार 90 दिन लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है 90 दिन का एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर देंगे, दूसरी बार लिखा हुआ उसका ऑडिट शुरू हो गया तो 90 दिन के अंदर ऑडिट खत्म होगा, और ऑडिट खत्म होने के बाद उसकी फाइनल लायबिलिटी होगी वो पे की जाएगी, और जब वो फाइनल लायबिलिटी पे करेगा फिर उसको रजिस्टर किया जाएगा. और अगर वो बंदा फाइनल लायबिलिटी पे उसने ऑडिट शुरू हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, तो फिर उसे डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा. अगर एक बंदा 6 माह तक लगातार रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो उस बंदे को कमिश्नर बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुम क्या नोटिस देगा इन राइटिंग, और उससे कहेगा तुम क्यों नहीं रिटर्न फाइल कर रहे. अगर वो कहता है भाईजान मैं तो कुछ सेल परचेज कर ही नहीं रहा पिछले 6 माह से, तो ऐसे बंदे को डी रजिस्टर कर दिया. डी रजिस्टर होने पर उसकी ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी. सर अब अगला स्टेप आ गया, डी रजिस्ट्रेशन वाला एरिया कवर हो गया. ये जो एरिया मैंने आपको रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग पढ़ाया है, ये वो वाला एरिया है जिसमें से थ्योरेटिकली सवाल आता है. कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, सारी बातें, इसको आपको क्रैम करना है. अब ये वाला नक्शा भी देख लो. अगर कोई बंदा टैक्स चोरी करता है या टैक्स फ्रॉड करता है, तो उसे विदाउट नोटिस सस्पेंड कर दिया जाएगा. किन केसेस में, अगर वो बंदा रजिस्टर्ड एड्रेस पर अवेलेबल नहीं था, अगर उस बंदे ने टैक्स वालों को प्रेमिसेस में अंदर आने की इजाजत नहीं दी, अगर उसकी प्रोफाइल अब नॉर्मल है यानी इनपुट क्लेम करी जा रहा है और आउटपुट नहीं है, अगर सबसे ज्यादातर परचेजेस खुद ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से ही कर रहा है, अगर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, अगर दूसरी जुरिस्डिक्शन का कोई कमिश्नर इसके बारे में कह दे कि इसे ब्लैक लिस्ट करो या सस्पेंड करो, और एनी अदर रीजन. सर याद रखना सस्पेंशन जो होती है ना, ये दरमियान का फेज है. और मैं इसको समझाने के लिए हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि एयरपोर्ट पे एक बंदा 35,000 रुपया लेता हुआ उसकी वीडियो बन गई, वो वीडियो वायरल हो गई. अब एयरपोर्ट वालों ने कहा कि हम इसको तहकीकात करेंगे, तो सबसे पहला काम ये करते कि उसको सस्पेंड कर देते हैं. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है. अगर बाद में साबित हो जाए, अगर बाद में साबित हो जाए कि ये बंदा गिल्टी था, तो उसे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं. और अगर बाद में पता चले नहीं ये बंदा तो शरीफ था, उस वक्त अपने मामू के बेटे से 35,000 रुपया ले रहा था, तो फिर इस बंदे को क्या कर दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है. मेरा पॉइंट समझ गए हो, ये गेम. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस, रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस और रिफ्यूजल टू फर्निश रिकॉर्ड टू एन ऑथराइज्ड ऑफिसर
abnormal tax profile, making substantial purchases from or to other blacklisted or suspended person, non-filing of sales tax return on recommendation of a commissioner of any other jurisdiction, any other person. टैक्स इवेजन या टैक्स फ्रॉड हुआ तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा विदाउट नोटिस, और ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कब मिलेगा? 7 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन दे दिया जाएगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन देने के 7 दिन के अंदर अंदर उसे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। पहले तो उसे क्या कर दिया है, आराम से बिठा दिया वर्दी उतरवा के। अब उसके बाद उसके 7 दिन के अंदर उसको शो कॉज नोटिस देके शो कॉज नोटिस दिया जाता है। अगर शो कॉज नोटिस नहीं दिया, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन क्या हो गया है, वॉइड हो गया, वो बंदा बहाल हो गया। अगर शो कॉज नोटिस दिया और उसके 15 दिन के अंदर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, प्रेमिसेस में आने नहीं दिया, या कोई भी और वजह है, तो ऐसे बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अगर शो कॉज नोटिस दिया और उस बंदे ने उस नोटिस का प्रॉपर जवाब दिया और कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया कि ये बंदा सच्चा है, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंशन ऑर्डर खत्म कर दिया जाएगा, ये बंदा बहाल हो गया। सर ये ब्लैक लिस्टिंग का काम वो कहता है, ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ द इश्यूज ऑफ नोटिस ऑफ हियरिंग। शो कॉज नोटिस के 90 दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग दे देना चाहिए था। अगर उसने नहीं दिया तो ये बंदा बहाल कर दिया जाएगा। ये टोटल स्टोरी है। यहां पर एक ये बात है, एक सवाल पूछा जा सकता है, सर जी दूसरे इलाके का कमिश्नर क्यों कहेगा इसको, दूसरे इलाके का कमिश्नर क्यों कहेगा इस इलाके के कमिश्नर को कि इस बंदे को ब्लैक लिस्ट करें? तो इसका जवाब है, सर मिसाल ले लीजिए, एक आरटीओ है 1, इसमें बंदा है मिस्टर ए, दूसरा आरटीओ है 2, उसमें बंदा है मिस्टर बी ब्लैक लिस्टेड। ये मिस्टर ए सारी परचेज किससे कर रहा है, मिस्टर बी से। मिस्टर आरटीओ 2 में जो कमिश्नर है, ये आरटीओ 1 के चीफ कमिश्नर को कहेगा कि मिस्टर ए को सस्पेंड करो। क्यों? सारी परचेजेज ये ब्लैक लिस्टेड पर्सन से कर। सर समझ आ रही है? इस तरह किसी बंदे को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन वाली सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी। एक बड़ी अहम बात है, वो भी बताता चलूं। सर जी जो बंदा सस्पेंड हो गया क्या होगा? सर जो बंदा सस्पेंड हो गया वो खुद भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, और उसने जो इनवॉइसेस इशू की हैं, उसने जो इनवॉइसेस इशू की हैं उसके हवाले से कोई दूसरा बंदा भी उसकी इशू की गई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। इनपुट क्लेम नहीं कर सकता कोई बंदा, खुद इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा, उस बंदे ने जो इनवॉइसेस जो की उसकी इशू की गई इनवॉइसेस पर कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। सर ये वाली बात, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग, सारी बातें आपके साथ कर ली। अब मुझे चलना है चैप्टर नंबर 18 की तरफ।